महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 15 दिन का कर्फ्यू। 10वीं से लेकर 12वीं की परीक्षाएं टली। 1 महीने गरीबों को मुफ्त खाना देगी सरकार। पाकिस्तान में तहरीक ए लब्बैक कर रहा फ्रांस का विरोध। हिंसा भड़की। 815 भारतीय सिख लाहौर में फंसे। तो देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल। 1.85 लाख से अधिक नए केस आए सामने। 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा 1000 पार। बाबा साहेब आंबेडकर की 130वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बाबा साहेब को नमन। बोले उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज से पहले इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान जो है तहरीक ए लब्बैक कर रहा है फ्रांस का विरोध। तो कट्टरपंथियों ने एक पुलिसकर्मी को मार डाला है और आपको बता दें पुलिस और टीएलपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली है और इसी बीच 815 भारतीय सिख लाहौर में फंसे हुए हैं। गुरुद्वारा पंजा साहिब के दर्शन करने गए हैं भारतीय सिख और इसी दौरान भारतीय सिख फंस चुके हैं। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर है। तहरीक ए लब्बैक कर रहा है फ्रांस का विरोध। कट्टरपंथियों ने एक पुलिसकर्मियों को मार डाला है और इसी दौरान हिंसा काफी भड़क गई है और हिंसा के दौरान 815 भारतीय सिख फंसे हुए हैं लाहौर में। तो गुरुद्वारा पंजा साहिब के दर्शन करने गए हैं भारतीय सिख। पाकिस्तान से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तहरीक ए लब्बैक कर रहा है फ्रांस का विरोध और आपको बता दें कट्टरपंथियों ने पुलिसकर्मी को मार डाला है। इसी के साथ आपको यह भी बताते चले कि 815 भारतीय सिख लाहौर में फंसे हुए हैं। स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब के दर्शन करने के लिए गए थे लेकिन वो अब तक गुरुद्वारे नहीं पहुंच सके हैं। आपको बताते चले न्यूज एजेंसी ने पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि मंगलवार को 25 बसों से इन सिखों को गुरुद्वारा पंजा साहिब ले जाया जा रहा था लेकिन हिंसा भड़कने की वजह से रोड ब्लॉक कर दिया गया है और इस वजह से सिख श्रद्धालु लाहौर में ही फंस गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारी का ये कहना है कि बुधवार को सिखों को गुरुद्वारा पंजा साहिब पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां तहरीक ए लब्बैक कर रहा है फ्रांस का विरोध। हिंसा के बाद लाहौर में भारी सुरक्षा बल तैनात है और इसी दौरान लाहौर में अब 815 भारतीय सिख फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में हिंसा भड़की हुई है। कट्टरपंथियों ने एक पुलिसकर्मी को मार डाला है और जो खबर आ रही है कि लाहौर में 815 भारतीय सिख फंसे हुए हैं। पुलिस और टीएलपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है और झड़प के बीच 815 भारतीय सिख फंसे हुए हैं। कट्टरपंथियों ने इसी दौरान एक पुलिसकर्मी को मार डाला है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान में मंगलवार को जबरदस्त हिंसा भड़क गई है और इसी दौरान कई शहरों में पुलिस और इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं के बीच भारी झड़प हुई है। दरअसल टीएलपी पिछले कई महीनों से फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है और मंगलवार को टीएलपी के मुखिया साद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद वहां हिंसा अब भड़क गई है। और आपको बता दें कि लाहौर में 815 भारतीय सिख फंसे हुए हैं। गुरुद्वारा पंजा साहिब के दर्शन करने गए हैं भारतीय सिख। तो रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के साथ ही राजधानी लखनऊ में भी कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं इसी बीच वैक्सीनेशन को भी रफ्तार दी जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि रमजान के पवित्र महीने में रोजा के दौरान क्या कोरोना का वैक्सीन लिया जा सकता है या नहीं। इसे लेकर दारुल उलीम फरंगी महल ने फतवा जारी किया है। दारुल उलीम फरंगी महल के जारी फतवे में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन
इंसानी बदन की रगों में दाखिल होता है, ना कि पेट के अंदर। इसलिए वैक्सीन लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा। मुसलमानों को सिर्फ रोजे की वजह से कोविड-19 का टीका लगवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। बता दें आपको ये कि दारुल उलीम फरंगी महूल ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से फतवा जारी किया है और इस फतवे पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद समेत कई मौलानाओं ने अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। इस बुलेटिन में वापस लौटेंगे, लेकिन ले चलते हैं सीधी लाइव तस्वीरों पर, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो आपको सुनाते हैं। खास अनुरोधों के साथ ही अब मैं पुनः बाबा साहब को अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। लेकिन बाबा साहब व इनके सम्मान में यूपी में बीएसपी की रही सरकार द्वारा किए गए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में तथा अन्य और जरूरी मामलों में भी विस्तार से जानकारी प्रेस नोट के जरिए दे दी जाएगी, ताकि उनसे खासकर हमारी युवा व नई पीढ़ी प्रेरित होकर तो इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती रहे। क्योंकि यदि मैं इसको लेकर विस्तार से अपनी बात रखती हूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो जो मैं बात अभी नहीं कह पा रही तो वो प्रेस नोट के जरिए पूरे देशवासियों को और मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों तक और खास तक युवा पीढ़ी तक मेरी बात जरूर पहुंच जाएगी। अब मैं अपनी बात को यही विराम देती हूं। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी लोगों से बार बार मास्क पहनने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं, जिसके बाद अब जिलाधिकारी के द्वारा कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मामला रीवा के एक पेट्रोल पंप का है, जहां पंप के सामने खड़ी ट्रैवल्स की 2 बसों को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। तो वहीं जिलाधिकारी की कार्रवाई के तरीके को देखते हुए जिले के सरकारी दफ्तरों सहित प्राइवेट प्रतिष्ठान के संचालकों में हड़कंप मच गया। कब, कहां और किस वक्त कलेक्टर की एंट्री हो जाएगी, इस बारे में अनुमान लगा पाना किसी के बस में नहीं है। सुबह नगर भ्रमण के दौरान विश्वविद्यालय मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप पर कार्यरत बिना मास्क के कर्मचारियों पर कलेक्टर की नजर पड़ गई और कुछ ही समय में पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। डीएम साहब भ्रमण पे निकले थे और भ्रमण के दौरान जो उसके कर्मचारी थे वो कोविड-19 के जो एक्ट हैं, महामारी के पालन करना है बचाने के लिए, उसका पालन नहीं कर रहे थे, जिस पर उनके द्वारा उसको जब्त करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिस पे मैं पहुंचा और मेरी टीम यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी और ट्रैफिक सूबेदार अखिलेश और उसकी विधिवत कार्रवाई किया है और इसकी रिपोर्ट फुट के माध्यम से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 24 घंटे के लिए उसको सील के आदेश जारी किए हैं। साथ ही साथ रोड पे जो भी अनाधिकृत बस पेट्रोल पंपों पर लग जाती हैं, उनमें भी 2 बस पाई गई थी, उनको भी बस को जब्त कर और यूनिवर्सिटी थाने में सुपुर्द किया गया है। और तो वहीं खबर मध्य प्रदेश से है, जहां उज्जैन प्रशासन का दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। ये तस्वीर माधव नगर कोविड अस्पताल की है, जहां बड़ी संख्या में सांस लेने की परेशानी के चलते मरीजों को ओपीडी में ही भर्ती कर फर्श पर लिटा दिया गया है और उन्हें वहीं पर ऑक्सीजन भी लगा दिया गया है। आपको बता दें कि यह हाल संभाग के माधव नगर अस्पताल में उस वक्त है जब कल ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने माधव नगर अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ सभी सुविधा उपलब्ध कराने के दावे किए थे। लेकिन ये तस्वीर देखिए जो मंत्री के दावों के बिल्कुल उलट नजर आ रही है। कोई फर्श पर लेटे हुए है तो कोई कुर्सी पर बैठा हुआ अपनी जिंदगी की दुहाई मांग रहे हैं। हालांकि इस मामले में वहां बैठे डॉक्टर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं।
यूपी के मथुरा में किसान परिवार की महिलाओं का केरोसिन डालकर आत्मदाह के प्रयास का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मामला थाना कोसीकला इलाके के शेर नगर का बताया जा रहा है। दरअसल परिवार ने 30 एकड़ सरकारी जमीन पर गेहूं की फसल उगा रखी थी। सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने और साथ ही फसल को कुर्क करने के प्रशासन की टीम गई थी और हालांकि कार्यवाही का किसान परिवार की महिलाओं ने विरोध किया और केरोसिन डालकर खेत में ही आत्मदाह का प्रयास किया। थाना कोसीकला के ग्राम शेर नगर में ग्राम समाज की राजस्व की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बोई गई गेहूं की फसल को पूर्व करने का एसडीएम छाता के आदेश के क्रियान्वयन हो रहा था एवं फसल की कटाई हो रही थी। इसी दौरान खेत में छुपा कर रखी गई केरोसिन की बोतलों को महिलाओं द्वारा अपने ऊपर डालने की कोशिश की गई, जिसे तत्परता से मौजूद पुलिस बल द्वारा मौके पर जाकर महिलाओं को सकुशल बचाया गया। इसमें किसी भी प्रकार की पुलिस द्वारा अभद्रता नहीं की गई एवं ग्रामवासियों द्वारा ऐसी कोई शिकायत भी नहीं की गई है। इस प्रकरण में कार्रवाई पुलिस द्वारा जीवन को बचाने के लिए किया गया है। खबर हरियाणा के फतेहाबाद से है, जहां नगर परिषद की आम मीटिंग आज एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। मीटिंग में पार्षदों ने प्रधान दर्शन नागपाल पर कमीशन खोरी के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। हालांकि पार्षदों के हंगामे पर प्रधान दर्शन नागपाल बौखलाते हुए नजर आए। और आपको ये भी बता दें कि नगर परिषद की इस बैठक में पुराने और नए एजेंडों पर चर्चा हो रही थी, तो तभी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पार्षदों ने कहा कि आज तक उन्होंने ऐसा प्रधान नहीं देखा, विकास कार्य ठप पड़े हैं, जनता के काम हो नहीं रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है। मीटिंग के दौरान यह भी देखने को मिला कि पार्षद प्रतिनिधि नियमों को ताक पर रखकर मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे, जबकि पार्षद प्रतिनिधियों के मीटिंग में जाने पर रोक लगी हुई है। तो वहीं इस मीटिंग में हुए हंगामे के दौरान अधिकारी भी मीटिंग छोड़कर जाते नजर आए। देखिए, आज 9-10 महीनों बाद में हमारे नगर परिषद की पार्षदों की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में पुराने एजेंडों के ऊपर भी बात चल रही थी, कोई नए एजेंडे भी बात चल रही थी। मैंने प्रधान जी से एक सवाल किया था कि प्रधान जी, हमने पिछले 5 साल में क्या जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? क्योंकि जनता ने हमें प्रतिनिधि चुन के भेजा था, उन जनता का काम हम लोग नहीं करा पाए। और मैंने तो खुद कहा कि मैं खुद शर्मसार हूँ कि आपके नेतृत्व में हमने काम किया, जिस नेतृत्व में भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला रहा। अधिकारियों से लेकर नीचे तक के कर्मचारियों ने बगैर पैसे जनता का कोई काम नहीं किया। तो कमीशन खोरी के आरोप भी लगे प्रधान पर। 100% कमीशन खोरी, कमीशन तो 100% लेते हैं ये, कमीशन बिना तो ये काम ही नहीं करते। इवन मैं भी कोई आऊँगा तो शायद अगर इसको मेरे से डर नहीं है तो ये 100% कमीशन लेगा। अगर आम जनता की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर किसी गरीब आदमी के पास में पैसे नहीं है, उसका तो ये काम नहीं करते। और कोई मेरे जैसा या कोई आ गया 2 रुपए देने वाला तो एकदम यूँ कह देंगे कि लो भाई आ जाओ इसका काम कर दो, और उसको बाहर की बाहर काम। हरियाणा में करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को वर्ष 2020 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तरावड़ी पुलिस थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी जारी किया है। पुलिस अधीक्षक करनाल गंगाराम पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक साल सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग की जाती है और देश के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों का चयन करने के अतिरिक्त राज्यवार रैंकिंग भी जारी की जाती है, जिसमें बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 के लिए तरावड़ी पुलिस स्टेशन को ये शामिल किया गया है। और पुलिस अधीक्षक करनाल ने पुलिस स्टेशन की टीम के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पुलिस कर्मियों की मेहनत को पहचान मिली है, बल्कि अन्य पुलिस थानों के कर्मचारियों को भी सभी स्तरों पर अपनी प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश करने और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। देखिए, गृह मंत्रालय का एक हमें पत्र प्राप्त हुआ है पुलिस महानिदेशक कार्यालय के मार्फत
जिससे ये सूचित किया गया है कि 2020 में जो हरियाणा का करनाल जिले का तरावड़ी पुलिस स्टेशन बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा हर साल बेस्ट पुलिस स्टेशन की लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें कुछ निश्चित पैरामीटर पे उस पुलिस स्टेशन का आंकलन होता है। तो इस संबंध में तरावड़ी पुलिस स्टेशन को हरियाणा का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन आंकलित किया गया है। तो हमें इस बात पे गर्व है और जितने भी वहाँ पर कर्मचारी कार्यरत हैं उन्होंने बड़ी इसके लिए अथक मेहनत की है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तरावड़ी पुलिस स्टेशन की तरह बाकी हमारे पुलिस स्टेशन है वो भी एक आदर्श पुलिस स्टेशन बने। तो इसमें क्या क्राइम इन्वेस्टिगेशन के उसमें देखिए उसमें कुछ निश्चित पैरामीटर। तो इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हां, आपको बता दें कि कोविड ड्यूटी में लगेंगे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स। तो बड़ी खबर है, एमबीबीएस के चौथे 5वें साल के छात्र ड्यूटी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको भी बड़ा मौका मिला है इस दौरान कोविड पेशेंट की सेवा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निजी अस्पतालों लैब का अधिग्रहण किया जाएगा। तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि कोविड ड्यूटी में लगेंगे एमबीबीएस के छात्र और एमबीबीएस के चौथे 5वें साल के छात्र ड्यूटी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं और निजी अस्पतालों लैब का अधिग्रहण किया जाएगा। ये योगी सरकार ने ऐलान किया है बड़ा। और आपको बता दें कि अब कोविड ड्यूटी में एमबीबीएस के छात्र लगेंगे। कहीं ना कहीं अब एमबीबीएस के छात्रों को सेवा करने का मौका मिलेगा कोरोना पॉजिटिव मरीजों को। आपको बता दें साथ में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। धन्यवाद करिश्मा। तो सर, अब बताया जा रहा है योगी सरकार ने एक ऐलान किया है कि एमबीबीएस के जो छात्र हैं उनको कोविड पेशेंट के सेवा करने का मौका मिलेगा। देखिए, जिस तरीके से महामारी फैल रही है, जितनी तेजी से फैल रही है जी, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हेल्थ कर्मी हैं, वो सब कम पड़ रहा है जी। आप देखेंगे डेड बॉडियों के अंबार लगे हैं। इवन देन जो सब ढोने की गाड़ियां हैं वो भी एक्चुअल में एक में 6-6, 7-7 सब जा रहे हैं। तो इस इमरजेंसी में एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है कि जो बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको इसमें लगाया जाए। तो जो स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है जिससे जूझ रहा है हेल्थ सिस्टम, शायद कुछ राहत मिलेगी। क्योंकि वो बच्चे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारी नॉलेज उनको है जी। तो वो जो कार्य करेंगे वो सराहनीय होगा बिल्कुल, और साइंटिफिकली बिल्कुल फिट होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, जिससे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास चरमरा रहा है उसको कुछ सपोर्ट मिलेगा जी। तो सर, क्या लगता है कि एक तरफ इनको मौका तो दिया गया है स्टूडेंट्स को, कहीं ना कहीं ये तारीफ करने वाला है जिस तरीके से योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो दूसरी तरफ अगर बात डॉक्टरों की करें, क्या लगता है कि डॉक्टर लगातार वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, हालांकि मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं, जिसके बाद इन्होंने बड़ा ऐलान किया है, तो कितना ये सराहनीय हो सकता है ये कदम? देखिए, बहुत सराहनीय कदम है। जहाँ तक वैक्सीन का प्रश्न है, आप देखेंगे वैक्सीन उस तरीके से नहीं है जी। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। अदरवाइज जो दूसरी वैक्सीन पहले मान लीजिए टीका होता था, अगर हम बात करें चेचक की, तो भी एक बार टीका लग जाएगा तो चेचक दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इस टीके के साथ ये है कि भी टीका लगने के बाद भी संक्रमित हो सकते हैं आप, और यही कारण है कि दोनों डोज लेने के बाद भी बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे लोगों में कोरोना संक्रमण देखा जा रहा है। और इसीलिए डॉक्टर कहते भी हैं कि मास्क लगाना जरूरी है। ये नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया है तो आप मास्क न लगाएं। सावधानी आपको भी बरतनी है, भले ही आपका टीकाकरण हो गया है। तो एक इम्पोर्टेंट बात है ये, जबकि हम टीका लगवाने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने टीका लगवा लिया है, अब हमको कोरोना नहीं होगा। लेकिन ये वायरस उस तरह का नहीं है। ये वायरस जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है और वो एक चिंता का विषय है। और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भी अब तो यहाँ तक कह दिया है
कि भी तूफान है, आप सोचें कि भी छोटे मोटे बांधों से रुक जाएगा, ये संभव नहीं है कि नाइट लॉकडाउन से आप इसको कंट्रोल कर पाए। तो लॉकडाउन के लिए भी कहीं न कहीं एक रास्ता खुला है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक कड़ा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तब तक इससे निपटना संभव नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सर हाईकोर्ट ने भी कहीं ना कहीं निर्देश जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा है कि सोच सकते हैं कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन अगर बात जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर की जाए, क्योंकि एक तरफ तो टीका उत्सव जारी है तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है, ये अफवाहें फैली जा रही है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। क्या लगता है कि सच में वैक्सीन खत्म हो चुकी है? क्योंकि लगातार जहां पिछले साल से यानी कि 2020 से लोगों की एक उम्मीद थी कि कब वैक्सीन आए और कब हमारे तक पहुंच पाए, लेकिन दूसरी तरफ जहां एक तो कोरोना के चलते लोगों में डर बैठा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब इशारा कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भी उठने लगा है, क्योंकि वैक्सीन पर भी सवाल दागने शुरू हो चुके हैं। वैक्सीन खत्म हो चुकी है कि वैक्सीन लगाने के बाद अब लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं। देखिए, ये कहना कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, ये अफवाह है जी। इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है और हम लोग दूसरे देशों को वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन आरबी जी, ये तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बोला है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से इजाफा होता नजर आ रहा है महाराष्ट्र में, उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है उनके पास। ये डिमांड और सप्लाई में थोड़ा फर्क हो सकता है, तो और चीजों की तरह इसकी सप्लाई नहीं होती, एक सिस्टम है, बहुत सारी एहतियात बरतनी होती है। हो सकता है वहाँ पहुँचने में थोड़ी देरी हुई हो और वहाँ पर किल्लत देखने में जो आ रही है जी, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। ये कहना कि वैक्सीन खत्म हो गई है, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि सर ऐसे बयानबाजी करना कहीं ना कहीं लोगों को एक चिंता का विषय बना हुआ है। लोग भी डर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पे जो अफवाहें फैलाई जा रही है पहले पलायन को लेकर, क्योंकि मजदूरों का जो अभी फिलहाल जो कहा जा रहा है मजदूरों की तरफ से कि हमारी जो खेतों में फसल उग रही है तो उसको लेकर हम वहां पर जा रहे हैं, हमारा पलायन का मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में लॉकडाउन लग सकता है। देखिए, भ्रम की स्थिति रही, मैंने कल भी आपके चैनल से कहा था जी, ये जो भ्रम की स्थिति है इसको खत्म करना होगा। सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, अपनी प्लानिंग में लगी हैं और मजदूरों में मैसेज जा रहा है कि भी कड़ा लॉकडाउन लगेगा और समय समय पर एक आध नेता के इस तरह के बयान आते हैं जी। तो जो प्रवासी मजदूर है वो असमंजस की स्थिति में है कि कहीं ऐसा ना हो एकदम से लॉकडाउन का अनाउंस हो जाए, ट्रेन बंद हो जाए, बस बंद हो जाए। जिस तरह से उसने पिछली बार डंडे खाए थे, पैदल चला था, भूखों मरा था, वो परिस्थिति से वो गुजरा है, तो वो चाहता है कि भाई लॉकडाउन लगने से पहले पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊं, अपने गांव चला जाऊं, जहां मुझे इन सब समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसलिए सरकारों का दायित्व है, अगर लॉकडाउन लगाना भी है तो पहले बताएं कि भी इस डेट से इस डेट तक लॉकडाउन रहेगा। बिल्कुल नहीं लगाना तो कह दें कि भी ये संभव नहीं है लॉकडाउन लगाना जी। तो लगेगा या नहीं लगेगा, जो असमंजस की स्थिति है वो ठीक नहीं है, उसे एक अफरा तफरी का माहौल फैला है। तो सरकारों को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि भी लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। पूरी तैयारी के साथ लॉकडाउन होगा तो शायद कुछ मुसीबतों को रोका जा सकता है, कुछ परेशानी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है हम चर्चा के लिए आरबी उपाध्याय जी। तो बड़ी खबर है यूपी से आपके टीवी स्क्रीन पर, एमबीबीएस के चौथे और 5वें साल के छात्र अब ड्यूटी करेंगे, कोविड पेशेंट की सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है योगी सरकार की तरफ से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निजी अस्पतालों और साथ ही लैब का अधिग्रहण किया जाएगा। तो बड़ी खबर है यूपी से। रुक कर लेते अगली खबर का। हरियाणा के पानीपत से लूट के बाद एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। एक्सीडेंट में एक महिला की मौत भी हो चुकी है, और आपको बता दें कि मृतका के परिजनों का ये कहना है कि गहने लूटने के इरादे से बदमाश महिला के पास आए और तेज रफ्तार गाड़ी पास से गुजरने की बजाय महिला के ऊपर से ही गुजर निकाल दी, और जिसके बाद महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो वहीं आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको ये भी बताते चले कि मृतका के 5 बच्चे हैं। महिला की मौत होने से परिवार में अब मातम का माहौल बना हुआ है। भाई वो लूटपाट मारने के चक्कर में था, लेडीज ने जेवर डाले हुए थे। जब सामने से टक्कर मारे ना तो गाड़ी ने पूरी रफ्तार कर ली। सामने से वो एक लेडीज
बाइक पे एक जेंट्स था, उनके सामने से टक्कर मारी और पब्लिक इकट्ठी हुई, वो निकल नहीं पाया, बाइक ज़्यादा जुड़ गई। और जब जाके मैंने भाग के पकड़ा, गाड़ी से निकाला और लेडीज़ के पास ले कर आया तो मेरे से छूट के भाग गया। भागने के बाद मैं उसके पीछे लगा, पीछे लगने के बाद संजय चौक पे पुलिस वाले खड़े थे और उनकी गाड़ी भी खड़ी थी, वहाँ जाके मैंने भाग के पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। और ड्राइवर की फ़ोटो भी मेरे पास, पुलिस वालों की गाड़ी का नंबर भी है और पुलिस वाले मेरे साथ भी है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। सूरत से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हां, आपको बता दें, सूरत में रोजाना 100 से अधिक अंतिम संस्कार ये किया जाएगा। पिघलने लगी है शवदाह गृह की चिमनियां। बड़ी खबर है गुजरात के सूरत से। रोजाना हो रहा है 100 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार, तो मजबूरी में खोला गया है 14 साल से बंद शवदाह गृह। तो जिस तरीके से कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, तो अब जो अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, तो वहां की जो शवदाह गृह है वो चिमनियां वो पिघलने शुरू हो चुकी है। जिसके बाद आपको ये बताते चले कि रोजाना अब 100 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसकी वजह से वहां की चिमनियां पिघलनी शुरू हो चुकी है। मजबूरी में अब 14 साल से बंद शवदाह गृह खोला गया है। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। गुजरात के सूरत से रोजाना 100 से अधिक अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। पिघलने लगी है शवदाह गृह की चिमनियां, जिसके बाद ही जो काफी साल से बंद पड़ा था शवदाह, वो अब खोल दिया गया है। तो गुजरात के सूरत से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। रोजाना 100 से अधिक अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं और पिघलने लगी है शवदाह गृह की चिमनियां। तो इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि रोजाना जिस तरीके से 100 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो अब कई जो सालों से बंद पड़ी थी जो शवदाह गृह, अब वो खोल दिया गया है। मजबूरी में ये खोला गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में कूच बिहार पहुंचेगी सीएम ममता बनर्जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने वाली है सीएम ममता बनर्जी। तो आपको बता दें कि 24 घंटों के लिए बैन कर दिया गया था सीएम ममता बनर्जी को। जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद 24 घंटे के लिए उनका चुनाव प्रचार बैन कर दिया गया था। तो थोड़ी देर में कूच बिहार पहुंचने वाली है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने वाली है सीएम ममता बनर्जी। तो आपको बता दें कि कूच बिहार में जो हिंसा हुई थी और 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, और इसी बीच अब वो मुलाकात करने वाली है सीएम ममता बनर्जी पीड़ितों के परिवार से। तो थोड़ी देर में कूच बिहार पहुंचने वाली है सीएम ममता बनर्जी। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। पूरा मामला रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत हरदी गांव का है, और जहां बीती रात बंसल कंपनी के डंपर ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने गोरमा नदी के पुल पर चक्का जाम करके हंगामा किया और मुआवजे की मांग करने लगे। तो वहीं मौके से आरोपी ड्राइवर फरार हो गया, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है पुलिस। अरे 200 मीटर दूर डंपर वाले ने इसको फंसा लिया था, एक्सीडेंट फंस के हो गया है, और घसीटते लेके यहाँ तक चला आया और
उसकी मौत हो गई इसी बीच में। परिजनों की क्या मांग? परिजनों की मांग थी कुछ पैसे, गरीब परिवार है, कुछ पैसे की मदद हो जाएगी तो उसका वही पैसे उसे मांग रहे थे। पैसे बंसल कंपनी द्वारा मिल गया है। आपको क्या लगता है इसके बाद? पुलिस मदद की है, बंसल कंपनी से दबाव बना के उस परिजन को थोड़ा सा मदद करवाया पैसे की। ये पूरा मामला इस प्रकार है, शाहपुर कस्बे का एक लड़का रहने वाला है उमेश सोनी, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष के बीच में है। शाहपुर कस्बे से हनुमाना की ओर जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस तरफ वो आ रहा था। उसी दौरान जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है बंसल ग्रुप, उसके डंपर के द्वारा उसका एक्सीडेंट किया गया है। चक्षुदर्शी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि एक्सीडेंट करने के बाद में डंपर वाले ने लगभग उसको 700 मीटर तक घसीट के लेके आया है, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। प्रथम दृष्टया बॉडी को देखने से प्रथम दृष्टया जो गाड़ी फंसी थी उस गाड़ी को देखने से और घटनास्थल को देखने से प्रतीत होता है कि उसको अगर तत्समय एक्सीडेंट करके रोक दिया जाता तो संभवतः उसकी जान बच जाती, परंतु ये इतने दूर खींच के लाने की वजह से ड्यू टू हेड इंजरी और शॉक उसकी डेथ होना प्रतीत हो रहा है। पूरा मामला काफ़ी गंभीर घटना हुई। बंसल कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, उसकी जो डंपर लगातार यहाँ पे चल रहे हैं, काम चल रहा है। स्वाभाविक है, काम हमारे क्षेत्र का है, बशर्ते उसके जो डंपर हैं बड़े ही बदतमीजी के तरीके से ड्राइवरी करते, जिसके कारण आज एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक सोनी परिवार के लड़के की मौत हुई। बिल्कुल मांगे उनकी जो थी जायज़ मांगे थी और उसमें जो है तो कंपनी के ऊपर दबाव बना करके उससे 6 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने का प्रयास किया गया है। उसने देने के लिए दिया भी है कि हम 6 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे। इस बात पर परिजनों की बात मानी गई है, परिजनों ने बात को स्वीकार किया है और बाकी उसमें जो अपराध है तो बाकी पुलिस भी अपराध भी कायम करेगी, ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करेगी और भी बाकी सारी बातें। और बंसल कंपनी को स्पेशली तौर पर कल भी हम आ करके समझाइश देंगे कि तरीके से काम करें, इसलिए कि काम का विषय है, अन्यथा उसको काम भी करने से मना कर दिया जाता है। बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है, इसी के कारण तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ जो हमारे क्षेत्र का। तो वहीं पंजाब हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है और एक महिला ने याचिका दाखिल कर इंग्लैंड के प्रिंस हैरी मिडलटन को गिरफ्तार करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सोशल मीडिया के जरिए हैरी ने शादी करने का वादा किया था और हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया स्कीम का मामला है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, ट्विटर पर फर्जी आईडी बनाई जाती है जिनसे बातचीत को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। संभावना ये है कि कथित प्रिंस हैरी पंजाब के किसी गांव के साइबर कैफे में बैठकर तफरी ले रहा था और हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये दिन में सपने देखने जैसा है। तो वहीं हरियाणा के सभी जिलों में 14 से 20 अप्रैल तक दमकल विभाग की तरफ से अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय और अग्निशमन सेवा हरियाणा की तरफ से पत्र जारी किया गया है। बता दें आपको ये कि 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे डाक यार्ड में आग बुझाते हुए दमकल विभाग के कई कर्मचारी वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उन कर्मचारियों की याद में हर साल 14 से 20 अप्रैल तक सेवा सप्ताह मनाया जाता है। 7 दिनों तक दमकल विभाग की तरफ से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शहर के लोगों को बताया जाएगा कि आगजनी की घटना होने पर क्या किया जाए। घर, स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक स्थान पर आगजनी होने पर फायर विभाग की गाड़ी आने तक कैसे आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाए। मध्य प्रदेश में इंदौर के जुनी इंदौर थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर एक युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई और तब से पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही थी और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। एक चोरी का घटनाक्रम जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में भी हुआ था, जहां भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो हुलिया मिला उस हुलिये को आगे कई सारे सीसीटीवी फुटेज के साथ वेरीफाई करते करते एक आरोपी को उज्जैन से पकड़ा है और जिसने जो रुपये चुराए की दुकान से
उससे उसने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल भी खरीद ली थी। पुलिस ने तो इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुक कर लेते हैं। यूपी से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बेलगाम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम दफ्तर के कई अफसर संक्रमित पाए गए हैं। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 85 लोगों की भी मौत हो चुकी है। लखनऊ में एक दिन में 5500 नए केस सामने आ चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बेलगाम होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम दफ्तर के कई अफसर संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यूपी में पिछले 24 घंटे में 85 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां कोरोना ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है, तो अगर बात करें मौतों के आंकड़ों की तो वहां पर भी लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। लखनऊ में 85 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते, और उत्तर प्रदेश में लगातार अपने पैर पसारना शुरू कर रहा है कोरोना। सीएम दफ्तर के कई अफसर संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ आपको जानकारी देते चले, 85 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा में होडल थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोप ये बताया जा रहा है कि एक महिला और उसके पति ने अपनी बातों में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए, और पुलिस ने इस मामले में आरोपी और उसके पति को गिरफ्तार करके लाखों रुपए की नकदी बरामद की है। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये लड़की है कि रचना कोसी कला की, और लड़का है नीरज कुमार ओडल का। ये इसको 2017 से ब्लैकमेल कर रही थी और पैसे ऐंठ रही थी। इसको 2,90,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों डपची के होटल में गिरफ्तार कर लिया। मामले बार बार पैसे मांग रही थी, कह रही थी भाई मैं आपके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवाऊंगी या तो पैसे दे। ये पहले 7 लाख रुपए दे चुका, और आप फिर बार बार पैसे मांग रही थी। इसके घरवाला भी इसके साथ है, दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, पैसे बरामद कर लिए। हाँ, अभी तो जांच चल रही है, देखो कौन। तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीएस 2020 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और आपको बता दें जिसमें हरियाणा के पलवल में रहने वाले मोहित रावत ने टॉप 3 में जगह बनाते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। मोहित की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। बता दें आपको ये कि मोहित की सफलता पर परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर मोहित रावत का स्वागत किया। मोहित रावत ने अपनी इस कामयाबी के पीछे परिवार का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि परिवार से उनको हमेशा मोटिवेशन मिला है, और इन 3 साल की तैयारियों में परिवार की तरफ से कभी उनको कोई कमी महसूस नहीं होने दी। करीब 3.5 साल से मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ। पहले मैंने यूपीएससी में अटेम्प्ट दिया, उसके बाद मैंने यूपी का एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। करीब 3.5 साल की मेहनत है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा रंग लाई है। एक इंग्लिश का शब्द है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है निरंतर मेहनत। वो मुझे लगता है कि जो एकमात्र चाबी है। ये करीब 2017 के जुलाई के बाद मैं यहाँ पे आया पढ़ाई करने के लिए। शुरुआत के 1 साल मैंने दिल्ली में पढ़ाई की। वाजीराम एंड रवि नाम से एक इंस्टीट्यूट है उधर, जो कि तैयारी करवाता है। उसके बाद मैंने फिर खुद से सेल्फ स्टडी की है। एक बाप के लिए जिसके बेटे ने ऐसी बढ़िया जॉब क्लियर की हो, उसके लिए और खुशी बच क्या जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत पर्सनल लेवल काम किया है बेटे ने। और जहाँ तक हमारा सवाल था, हमने कभी उसे डिमोरलाइज नहीं किया। हमने हमेशा उससे ये कही कि आप। तो वहीं देश भर में आज संविधान के निर्माता बाबा साहेब BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, और 31 मार्च 1990 को उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में न सिर्फ एक अहम भूमिका निभाई, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई। हर साल उनकी जयंती को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि भारत रत्न डॉक्टर
बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर शत शत नमन और समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुंबई के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना को लेकर उन्होंने आगे ये कहा कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार लापरवाह है। अब गवर्नमेंट तंत्र में एडमिनिस्ट्रेशन कैओस हो रहा है। कल मुंबई के पास में नाला सुपारा में 15 लोगों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण मृत्यु हो गई। मैंने आज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से बात की है कि महाराष्ट्र का ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई मजबूत करने के लिए मदद करे, क्योंकि कल मुंबई में हुआ वो परसों थाना में हुआ था। थाना में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया तो 26 लोगों को अर्जेंटली शिफ्ट करना पड़ा, उसमें भी 5 लोगों की मृत्यु हुई। 4 दिन पहले औरंगाबाद में ऑक्सीजन सप्लाई में डिफेक्ट हुई, 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो बहुत बड़ा हम खतरनाक ऑक्सीजन शॉर्टेज का मुकाबला कर रहे हैं। भारत सरकार ने इसमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा है कि उद्धव ठाकरे जी और उनकी सरकार गए 4 महीने से सचिन वादे वसूली में व्यस्त है और अब सचिन वादे से अपने आप को बचाने में व्यस्त है। इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप का अस्तित्व ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री कहते हैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, मुख्यमंत्री कहते हैं लॉकडाउन लगाना चाहिए। कहीं पर वैक्सीन आते हैं तो एक ही जिले में ज्यादा दिए जाते हैं, रेमडेसिविर का पत्ता नहीं है। महाराष्ट्र का जो मृत्यांक है कोविड का। पश्चिम बंगाल में 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने अब तक राज्य में चुनाव प्रचार नहीं किया है। राहुल के पश्चिम बंगाल में प्रचार में नहीं उतरने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज्य में कांग्रेस वाम गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार में उतरने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और पार्टी की ओर से जारी राहुल के चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक वह पहले उत्तरी दिनाजपुर और फिर दार्जिलिंग में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का यह पहला दौरा होगा और इससे पहले उन्होंने असम, केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए कई सभाएं, रोड शो और जनसंपर्क कार्यक्रम किए। तो बीते दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बंगाल में रैली के दौरान गोरखा समुदाय को यह आश्वासन दिया था कि वे घबराए नहीं, बीजेपी आपके सम्मान के लिए किसी से भी लड़ाई कर सकती है। तो वहीं उनके इस बयान पर सीपीएम नेता करात ने प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है कि ये खुद ही गब्बर सिंह की राजनीति चला रहे हैं। जैसे मूवी में ये खुद ही गब्बर सिंह पॉलिटिक्स चला रहे हैं। मैं बहुत साफ बोल रही हूँ। आज दिल्ली से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर जा रहे हैं बंगाल में या देश के किसी कोने में, गब्बर सिंह जो वो था शोले जैसे मूवी में, जो एक डरावनी वो फिगर था, यही है। ये गब्बर सिंह पॉलिटिक्स है। जहाँ जाते हैं लोगों को पहले डराते हैं और फिर कहते हैं भाई हम हैं। पहले डराते हैं फिर कहते हैं हम हैं। ये गब्बर सिंह पॉलिटिक्स जो ये लोग चला। तो वहीं बीते दिन बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ धरना दिया गया था और इस दौरान वे 3 घंटे तक धरने पर रही। उनके इस धरने पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। तो ये तो बैन को डिफाई करने का तरीका है, बैन पर आक्रामक तरीके से काम करने का तरीका है। उनके ऊपर बैन लगाया था क्योंकि नियम अनुसार वो कैंपेन नहीं कर रही थी और लोगों को उकसाया और ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और पैरामिलिट्री है उसके खिलाफ, यानी देश के नियम और देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं के खिलाफ वहीं की जनता को भड़काने का काम इन्होंने किया। और अब भी अगर ये वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं तो प्रोटेस्ट भी एक तरीके से कैंपेन का ही हिस्सा है। और मेरा आग्रह रहेगा कि सभी मीडिया वालों से, क्योंकि वो एक ऐसी पॉलिटिशियन है जिनको कुछ घंटों के लिए
कहीं दिखने से सज़ा मिली है इलेक्शन कमीशन द्वारा, तो कोई भी उनका अगर प्रोटेस्ट दिखाता है और उनका चेहरा दिखाता है तो उसका। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर ही कहा कि कोरोना को लेकर हमें सावधान होना पड़ेगा। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 वैक्सीन को लेकर काम किया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, कोरोना से एक मजबूत लड़ाई ये देश लड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इन 3T पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी टेस्टिंग बड़ी तादाद में हो रही है। जो भी टेस्ट कराना चाहता है उसको टेस्ट कराया जा रहा है। तादाद बढ़ी हुई है। लोगों को प्रधानमंत्री की बात पर ध्यान रखना चाहिए। वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें, मास्क पहने, और इसमें लोगों को खुद बचना है और अपने साथियों को बचाना है। कोरोना का संकट बहुत बड़ा है। हम लोगों ने 2 वैक्सीन अपनी और एक रशियन वैक्सीन को भी अनुमति दी है। वैक्सीनेशन का भी काम तेजी से चल रहा है। और तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना की बीमारी में सरकार हर तरफ से फेल हुई है, ना कोई टेस्टिंग हुई है और दूसरे राज्यों में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है और यहां से अगर अकाली दल इकट्ठा होंगे तो उन पर मामला दर्ज होगा। और इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। हालांकि हज़ारा करोड़ रुपए सेंटर तो आए ने हर सूबे ਨੂੰ कोविड ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ पिछली साड़ी कमेटी की मीटिंग से तकरीबन 850 तो वेंटिलेटर ही भेजे गए सी। तो मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि गंगा में यानी कुंभ में स्नान करने से लोगों को कोरोना नहीं होगा और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस बात का समर्थन निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने करते हुए कहा कि आध्यात्मिक सच है, मां गंगा अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। जैसे दिया बुझने से पहले तेज प्रकाश देता है, वैसे ही कोरोना जाने से पहले जोर गति में है। करें तो मुझे लगता है कि आने वाले जो काल है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और निसंदेह कोरोना नामक जो बीमारी है वो अतिशीघ्र समाप्त होगा। जब दीपक बुझने लगता है तो एक बार वापस थोड़ा तेज होता है। मुझे लगता है कोरोना बुझने वाला है, कोरोना नाम की बीमारी जाने वाला है, तो इसलिए वो थोड़ा सा वापस तेजी। कुंभ नगरी हरिद्वार में कुंभ चल रहा है और इस साल कोरोना के साए में हो रहे इस कुंभ में जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो वहीं संतों और अखाड़ों में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से कई बड़े संत और उनके अनुयायी भी ग्रसित हो रहे हैं कोरोना से। और जब इस बढ़ते संक्रमण पर महानिवारणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनके अखाड़े में कोरोना की सभी गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान उनके खुद के चेहरे पर मास्क ठीक से नहीं लगा हुआ है। प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है और दोनों टाइम यहाँ रामकृष्ण मिशन क्योंकि अखाड़े की एक यूनिट है उसके डॉक्टरों के द्वारा और मेडिसिन की सुविधा और साधु भी सभी सचेत हैं और सारे कुंभ नगरी हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है और इसी को लेकर मेलाधिकारी दीपक रावत ने मंगलवार शाम आस्था पथ पर 2247 लीटर क्षमता आयतन वाले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज विश्व के सबसे बड़े दिए का लोकार्पण फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया है उन्होंने। और मेलाधिकारी दीपक रावत ने इसी दौरान कहा यह दिया 19 अक्टूबर 2020 को कोलकाता में दुर्गा पूजा के अवसर पर स्थापित और प्रज्वलित किया गया था, जहां 2247 लीटर क्षमता आयतन के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े दिए का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और इसके बाद 8 अप्रैल को इसे लोग कोलकाता से पवित्र नगरी हरिद्वार लाया गया। और इस मौके पर मेलाधिकारी ने ये कहा कि यह उम्मीदों का दिया है और यह कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। उन्होंने आगे ये कहा कि कोरोना का निश्चित रूप से खात्मा होगा और यह हम सभी को उम्मीद है। उन्होंने कहा आगे कि यह दीपक काफ़ी अच्छी जगह स्थापित किया गया है और बाद में इसका रख रखाव HRDA करेगा। मेलाधिकारी ने पूरे आस्था पथ का निरीक्षण भी किया। आस्था पथ पहुंचने पर मेलाधिकारी एवं उप मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती का MI कंपनी के प्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
और ये जो दीप प्रज्वलन हुआ है इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसने पहले से गिनेस रिकॉर्ड सेटअप किया हुआ है और वो सबसे बड़े दिए का रिकॉर्ड है। इसकी कैपेसिटी 2247 लीटर की है और इसको आज यहाँ पे स्थापित किया आस्था पथ पे हरिद्वार पे, बहुत सुंदर जगह पे। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी रहे उन सबको ये समर्पित है और एक तरह से उम्मीद का दिया है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये जो महामारी है इससे भी हम पार पा जाएंगे, ऐसी आस्था हम सबकी है। तो इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां देश भर में कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन कोरोना ने अपना आतंक दिखाना शुरू कर दिया है। लाखों पहुंच रहे हैं कोरोना के केसेस और अब तक 11 करोड़ 11 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 26,46,528 केस हैं। तो देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं जो बेहद ही डराने वाले हैं। तो 24 घंटे में कोरोना के 1,84,372 नए केस सामने आए हैं। तो फिलहाल आपको ये भी बताते चलें कि अब तक 11 करोड़ 11 लाख 69,538 केसेस हैं और 24 घंटे में 26 लाख से अधिक ये केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। तो 24 घंटे में कोरोना के 1,84,372 नए केस मिले हैं, तो जो बेहद ही डराने वाले हैं। मौतों के आंकड़ों की बात करें तो मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो 11 करोड़ से अधिक कई कोरोना का टीका भी लग चुका है। 24 घंटे में 26 तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल क्या अपडेट है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? लाखों से पार जा रहे हैं लगातार दिन प्रतिदिन केसेस। बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थितियां बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है, मगर जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार लगातार वैक्सीन का जो काम है वो बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है। वैक्सीन का टीकाकरण जनता तक दिया जा रहा है। मगर बात करें राज्य सरकारों की, तो राज्य सरकारों के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगभग 24 घंटे के अंदर 11,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार स्थिति को संभालने के लिए निरंतर कोशिश करती रह रही है और इसी के लिए CBSE के जो एग्जाम थे उनको रद्द करने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई है। मगर देखना जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कड़े कदम उठाने की कोशिश कर रही है, नाइट कर्फ्यू के द्वारा या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों को जागरूक करने के लिए और लगातार मास्क के लिए कहा जा रहा है और जिस तरीके से निरंतर बाजारों के अंदर भीड़ है, तो साथ ज्यादा स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं लॉकडाउन ही एक ऐसा समाधान रह जाएगा बाद में, जिससे कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करना होगा। मगर जिस तरीके से लगातार बिगड़ रही है उससे कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर थे उनको भी खासी दिक्कतें हो रही है और वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार जनता को जागरूक करने के लिए कितना सक्षम हो पाती है, या फिर कहे वैक्सीन को लेकर जितनी राजनीति की जा रही है कि वैक्सीन खत्म होने वाली है, वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है, या तो 45 साल से नीचे के लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है राज्य सरकार की तरफ से। मगर देखना होगा केंद्र सरकार कब तक मदद कर पाती है राज्य सरकार की। जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगी, जब तक कोरोना जैसी महामारी से निजात नहीं मिल पाएगी। मगर जनता का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। जी तो राजीव, जिस तरीके से अब तक है वो 11 करोड़ से अधिक टीकाकरण लग चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर टीका उत्सव की अगर बात करें तो जहां एक तरफ लेकर ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो रही है, तो दूसरी तरफ अगर टीका उत्सव के दौरान लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं इसमें। देखिए बिल्कुल कहे जिस तरीके से कहे कि टीका को उत्सव की, तो टीका उत्सव जरूर मनाया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता तक एक मैसेज पहुंचे कि टीका उत्सव यानी कि टीका जो है वो हर तरीके से महफूज है और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से निजात दिलाने के लिए भी सक्षम है। मगर जिस तरीके से लगातार राज्य सरकारें कह रही है, खुद दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो वैक्सीन का टीकाकरण है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर खत्म होता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार इसके अंदर कदम उठाए। मगर जिस तरीके से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां देश में कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं और 1 लाख से अधिक केस सामने आए हैं 24 घंटे में, जो बेहद ही डराने वाले हैं। अगर बात टीकाकरण की करें तो अब तक 11 करोड़ से अधिक टीकाकरण लग चुका है और 24 घंटे में 26 लाख से अधिक टीका लग चुका है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है।
तो देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। लाखों की संख्या पार कर रही है लगातार। दिन प्रतिदिन 24 घंटे में कोरोना के 1,84,372 नए केस सामने आ चुके, जो बेहद ही डराने वाले हैं। मौतों के आंकड़ों की बात करें तो मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा नजर आ रहा है। अब तक 11 करोड़ से अधिक लोगों को ये टीका लगाया जा चुका है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 26 लाख से अधिक टीका लगाया जा चुका है। तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कुछ ही देर में अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचने वाली है और पीड़ित परिवार से मिलेगी। तो लाइव तस्वीरें हैं सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में। जिस तरीके से आपको बता दें कि चौथे चरण का जो वोट है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन हालांकि ये भी बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो रहे हैं। वहाँ की जो 4 चरणों में जो वोटिंग हुई थी, 4 चरणों में ये शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुई। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। और आपको बता दें, कभी ईवीएम पर आरोप लगाया जा रहा था बीजेपी और टीएमसी के ऊपर, और कभी बात अगर हमले को लेकर करें तो हमले को लेकर भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी। जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसमें जारी रहा। अब देखना ये होगा कि अब जो 5वें चरण का जो मतदान होगा वो कितने शांतिपूर्ण तरीके से होगा। तो टीवी स्क्रीन पर सीधी लाइव तस्वीर है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से, जो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचने वाली है और इसी के स्वागत में लाखों लोग यहां शामिल हैं, आप देख सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।